आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी छात्रों को ऐसी गलती नहीं करनी है। सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आगे आपको आरआरबी ग्रुप डी का भर्ती परीक्षा देखने को मिलने वाला है और आप सभी उसका फॉर्म भरने के लिए बहुत ही उत्सुक भी हैं। अब ऐसे में आप में से कई छात्र ऐसी छोटी छोटी गलती कर देते हैं जो फॉर्म भराने के बाद लगातार मैसेज करते रहते हैं कि गुरुजी हमारा ये नाम गलत हो गया, अब हमारा मैसेज ही नहीं आ रहा है, हमें तो कोई मेल ही नहीं मिला है, हमारे पास कोई ओटीपी ही नहीं आ रहा है। तो मेरे मित्र, अगर आप एक भी गलती करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और पिछले ग्रुप डी 2019 के भर्ती परीक्षा में लगभग 70 से 80 हजार के आसपास फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुए थे। तो ये छोटा सा वीडियो सेशन आप सबों के लिए काफी उपयोगी होने वाला है अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरने को सोच रहे हैं। तो पहला चीज तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको जो जरूरी चीजें हैं जो आप सबों को संभाल के रखनी चाहिए वो कौन कौन सा है। तो पहला, आप अपना आधार कार्ड जो है वो जरूर चेक कर लीजिएगा। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये कॉमन सी बात है, आप क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे हैं कि आप में से कई सारे छात्र ऐसे हैं जिसका आधार कार्ड में नेम जो है वो कुछ और है, साथ ही जो आपका 10th का मार्कशीट है उसमें आपका नेम कुछ और है, साथ ही यहाँ पे आपका फादर नेम कुछ और है, और यहाँ पे आपका जो 10th के मार्कशीट में फादर नेम है वो क्या है, तो आपका उसके स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो मेरे मित्र, आप सभी ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि जो आपका आधार कार्ड में नेम है, अगर आप आधार कार्ड से फॉर्म भर रहे हैं या फिर कोई और आधार कार्ड के अलावा अन्य वैलिड डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो उसमें जो आपका नाम है, आपके पिता का नाम है, उसका स्पेलिंग वगैरह क्या हो सर, सही हो। अगर एक बार आप गलत चीजों के साथ एंटर कर जाते हैं तो फिर मेरे मित्र उसको सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जो सभी छात्रों को लगभग शिकायत रहती है कि गुरुजी हमें कोई मेल ही नहीं मिल रहा है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आप जो भी मेल से अपना फोन यूज कर रहे हैं वो एक्टिव ईमेल का यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपको लगातार रूप से मिलते रहेगा। और फोन में अगर यूज होने वाला आपका मेल है और उसी को आप फॉर्म भरने में भी दे रहे हो, तो मेरे मित्र उससे क्या होगा, वो आपके फोन में हमेशा लगातार लॉगिन रहेगा, तो आपको सारा अपडेट पता चलते रहेगा। कई सारे छात्र क्या करते हैं कि फोन में कोई और ईमेल यूज करते हैं, फॉर्म भरने में कोई और ईमेल यूज करते हैं और बाद में फिर कहते हैं गुरुजी हमें तो कोई मेल ही नहीं आया। अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका एक्टिव मोबाइल नंबर। क्यों भाई? इसीलिए कि कई सारे छात्रों का समस्या ये रहता है कि गुरुजी पहले हम ये सिम चला रहे थे, अब वो बंद हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया, तो दूसरा चलाने लगे। ऐसे में मेरे मित्र, अगर आपने एक्टिव मोबाइल नंबर नहीं दिया तो जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी, मेल होगी, मैसेजेस होंगे, ओटीपी होंगे, उसके लिए फिर सर आप परेशान हो जाएंगे और आप लगातार कभी आरआरबी को फोन लगाएंगे, कभी उसको फोन लगाएंगे। तो पहला जो रिक्वायर्ड सबसे जरूरी चीज है वो ये कि आप अपना आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट जरूर चेक कर लीजिएगा। कोई त्रुटि वगैरह है तो उसको सुधारने का कोशिश कीजिएगा, साथ ही एक्टिव ईमेल और एक्टिव मोबाइल नंबर हो। अब मेरे मित्र, जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सुझाव दी जाती है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, उसमें से पहला है आपका पैरा 1.7। यहां ध्यान दीजिएगा कि कैंडिडेट शुड इंटर देयर नेम, father name and date of birth as recorded in the SLC matriculation certificate only. However, candidates with ITI NSC qualification alone can enter these details as per the ITI NSC certificate. मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहां पे ये कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट अपना नेम इंटर करेंगे, फादर नेम इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, यानी कि डीओ भी डालेंगे, वे सब के सब कैसा होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू SLC matriculation certificate only, यानी कि जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम है, जो स्पेलिंग है नाम का, उसके अनुसार होना चाहिए। अगर आपने सर आईटीआई या एनएससी क्वालिफिकेशन आपके पास है और इससे आप फॉर्म भर रहे हो, तो जो आपका आईटीआई और एनएससी सर्टिफिकेट पे सर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है, उसी का इस्तेमाल आपको करना है। और इसीलिए मेरे मित्र मैंने यहां पे लिखा कि मार्कशीट ऑफ 10th जो है वो बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप फादर नेम, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ में गलती करते हैं तो फॉर्म रिजेक्शन का चांस रहेगा। हम चर्चा करेंगे कि आपका किस किस स्थिति में रेलवे फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। साथ ही मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो आपको स्कैन्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो मेरे मित्र आपको ये चीज तो जरूरी रहेगा ही रहेगा, साथ में जो आपको स्कैन्ड कॉपी चाहिए वो क्या क्या चाहिए, आप जरा सा गौर फरमाइएगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर स्पीडी फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट, दे शुड कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी इन डिजिटल फॉर्म बिफोर लॉगिन इनटू द एप्लीकेशन पेज। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि पहला चीज, जब भी आप लॉगिन करने जाएंगे तो आप सभी ध्यान देखेंगे कि आपका जो फोटोग्राफ है वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और
20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। अब ध्यान देंगे जो सिग्नेचर है वो भी आपका जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 40 केबी के बीच का होना चाहिए। अब ध्यान देंगे अगर आप ट्रेवल अलाउंस चाहते हैं तो एससी एसटी सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरने के वक्त ही क्या करना होगा सर, अटैच करना होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी आ गया कि गुरुजी कास्ट सर्टिफिकेट और साथ में आपका जो आपका इनकम है, जैसे कि अगर आप कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं यानी कि इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट के कैटेगरी से आते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट भी न्यू में बनवाने होंगे। अगर आप ओबीसी हैं या फिर ओबीसी एनसीएल में आ रहे हैं या फिर मेरे मित्र एससी एसटी आपका जो भी कास्ट कैटेगरी है इसका भी आपको न्यू सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ध्यान में रखिएगा कि केवल और केवल एससी और एसटी कैटेगरी के जो छात्र होंगे उनको फॉर्म भरते वक्त क्या करना होगा, तो सर जो एससी एसटी सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा, इसीलिए क्योंकि उनको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा या आप कह सकते हो ट्रैवल पास मिलेगा। इसलिए बाकी के जो भी अदर कैटेगरी के छात्र होंगे उनको अपना सर्टिफिकेट का नंबर भरना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको प्रस्तुत करना होगा रेलवे के फॉर्मेट में, सेंट्रल के थ्रू बनाया हुआ। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका महत्वपूर्ण है उसमें आधार कार्ड, एक्टिव ईमेल, एक्टिव मोबाइल नंबर, मार्कशीट ऑफ 10th। इसके बाद आप यहीं पे क्या करेंगे सर, कास्ट सर्टिफिकेट भी जोड़ लेंगे, साथ ही आपका कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट इसको कह लो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर आप जो हैं एससी एसटी इन सभी कैटेगरी से आते हैं। जनरल के लिए तो कोई मानक नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको सर नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा, न्यू सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा सेंट्रल फॉर्मेट में, ये ध्यान में रखिएगा। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट किनको लगाना है, एससी और एसटी छात्र को। बाद बाकी के जो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनका आपका अपना सर्टिफिकेट नंबर और डिक्लेरेशन देना होगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिलेक्शन होने के बाद तो वहां पे आपको ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना होगा अपने अपने कैटेगरी का। ये चीज माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका स्क्राइब फोटो। ध्यान रखिएगा अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है और वो अपने साथ एग्जाम में एक हेल्पर चाह रहे हैं तो उनका भी फोटो क्या करना होगा, अटैच करना होगा वेरेवर एप्लीकेबल, जहां पे भी एप्लीकेबल होगा। ध्यान दीजिएगा ये भी फोटो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज आपका 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। तो जो आपको फॉर्म भरने वक्त स्कैन डॉक्यूमेंट चाहिए वो क्या क्या है, तो सर आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एससी एसटी सर्टिफिकेट, साथ में आपका स्क्राइब फोटो। अब मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर है इसके लिए भी रेलवे क्या की है सर, मानक बनाई हुई है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है सर, फोटो भी खिंचवानी है और सिग्नेचर भी करना है। क्या है मानक गुरुजी, ध्यान दीजिएगा कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए यहां पे ये कहा जा रहा है कि कैंडिडेट विल बी ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, सेलेक्ट द अपलोड फोटो टैब। ये आपको मतलब फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है कि जो स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए आपका फोटोग्राफ के लिए क्या होना चाहिए, कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ विथ व्हाइट लाइट कलर बैकग्राउंड। आपका जो फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का वो आपका कलर होना चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो व्हाइट या फिर लाइट कलर बैकग्राउंड, यानी कि बहुत ज्यादा डीप कलर बैकग्राउंड नहीं चाहिए। नेक्स्ट, फोटो आपका 35 mm इंटू 45 mm के साइज में होना चाहिए और 320 से 240 पिक्सल के बीच में। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब आप स्कैन करेंगे तो इट शुड बी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट स्कैन विथ 100 DPI रेजोल्यूशन। और ये तो आपका जो फॉर्म डालेगा वही कर लेगा। जो जरूरी चीज है वो ये है कि मेरे मित्र आपको अपना जो टोटल फोटो है उसका एटलीस्ट 12 फोटो क्या करना है सर, 12 फोटो संभाल करके रखना है, क्योंकि पूरे ज्वाइनिंग के प्रोसीजर तक आपके सीबीटी से लेकर के पीईटी से लेकर के मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपका ये फोटो आपको काम आएगा। तो मेरे मित्र जो फोटो है वो कैसा होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, कलर होना चाहिए और साथ में किस बैकग्राउंड पे होना चाहिए, तो आप कहेंगे बैकग्राउंड जो होगा वो व्हाइट होगा या फिर लाइट कलर बैकग्राउंड होगा। और इस फोटो का
12 पीस आप सबों को क्या करना है सर, संभाल कर रखना है। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। नेक्स्ट मेरे मित्र, सिग्नेचर के बारे में ध्यान दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है कि स्पेसिफिकेशन फॉर सिग्नेचर इमेज, जो स्पेसिफिकेशन है सिग्नेचर इमेज का वो 50 mm इंटू 20 mm के साइज में होना चाहिए। अब कह रहा है कि सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड एंड नॉट इन ब्लॉक, कैपिटल और डिसजॉइंटेड लेटर। सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए। जब भी कोई सिग्नेचर करता है, जैसे कि अगर हम कहीं पे लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो आपका भी मेरे मित्र जो सिग्नेचर होना चाहिए वो रनिंग हैंड में होना चाहिए। ये नहीं कि हम लिख रहे हैं राम, रा कर्म राम, ऐसे कैपिटल लेटर में होगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। सिग्नेचर आपका जो है जब भी होगा स्मॉल लेटर में ही होगा, तो रनिंग लेटर में ही आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही मेरे मित्र अब आप समझिएगा कि अगर आप इन सभी में कोताही नहीं बरतते हैं, यहां पे आप ध्यान नहीं देते हैं, जितनी चीजें मैंने आपको बताया है, तो संभव है कि आपका आरआरबी जो है वो फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। और वो फॉर्म रिजेक्ट होने का कौन कौन सा कारण होगा, तो आरआरबी ने इसको अपने नोटिफिकेशन में बजाबते प्रिस्क्राइब भी किया है। आप कहेंगे क्या है, लेकिन उससे पहले मेरे मित्र आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप आगामी आरआरबी ग्रुप डी 2025 भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि साइंस में 25 लाएं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिशन 2025 आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल बैच में। मेरे मित्र इसमें आपको क्या कराया जाएगा, साइंस फाउंडेशन कंप्लीट रिकॉर्डेड प्लस वीओडी के माध्यम से करवाया जाएगा, इसीलिए आपको साइंस फाउंडेशन का रोना नहीं रहेगा। एनसीईआरटी मास्टर सॉल्यूशन कंप्लीट बैच एक्सेस, एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन डिस्कशन जैसा आपका रेलवे पूछता है, एग्जाम्पलर एक्सरसाइज सारा चीज। और फिर मेरे मित्र थ्योरी और न्यूमेरिकल तो होगा ही होगा, साथ में क्लास वाइज आपको पीडीएफ मिलेगी और आरआरबी के जो नए एग्जाम हुए हैं उसके अपडेटेड आपको पीवाईक्यू ई बुक मिल जाएगी, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो सके। और मेरे मित्र अगर आपको इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आरआरबी आपका जो फॉर्म है वो कैसे रिजेक्ट कर सकती है, तो जरा सा देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि जो इनवैलिड एप्लीकेशन और रिजेक्शन होंगे वो किस तरीके से हो सकते हैं। तो उसका पहला रीजन है कि आपका जो फोटो है अगर वो इनवैलिड है तो आरआरबी आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर सकती है। एन अकाउंट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, फोटो विथ कैप और वियरिंग गूगल्स और कवर्ड हेड, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देते हैं, फोटो में आप चश्मा पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, तो मेरे मित्र आपका फोटो इनवैलिड माना जाएगा और ये क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्या रहा है कि फोटो विच आर डिसफिगर्ड, स्मॉल साइज, फुल बॉडी शोइंग ओनली वन साइड व्यू ऑफ द फेस, अनरिकॉग्नाइजेबल फोटोज, फोटोशॉट कॉपी ऑफ फोटो, ग्रुप फोटो, सेल्फी फोटो, फोटो टेकन मोबाइल, ये सब अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका फोटो इनवैलिड माना जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सिग्नेचर इन कैपिटल ब्लॉक डिसजॉइंटेड लेटर, अगर सिग्नेचर आपका रनिंग लेटर में नहीं है, रनिंग हैंडराइटिंग में नहीं है, तो आपका क्या होगा, सब फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नॉट पोसेसिंग द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसको प्रोसेस नहीं करते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओवर एज और अंडर एज, सर जो आपका डेट ऑफ बर्थ फॉर्म में दिया जाएगा उस हिसाब से नहीं मैच कर रहा है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट रेलवे और टू सेम रेलवे, मतलब एक से ज्यादा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट नेम फिगरिंग इन द डिवर्ड लिस्ट ऑफ एनी आरआरबी आरआरसी, आपका नाम किसी भी आरआरसी में डिवर्ड के लिस्ट में है तो मेरे मित्र आपका क्या होगा, सर फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। इनकम्प्लीट और इनकरेक्टली फिल्ड एप्लीकेशन तो भी रिजेक्ट होगा। एनी अदर इरेगुलरिटीज व्हिच आर ऑब्जर्व्ड एनी कंसीडर्ड एज इनवैलिड बाय आरआरबी और आरआरसी, इसके बाद भी अगर कोई ऐसा मतलब आपका ऑब्जर्वेशन होगा जो इरेगुलरिटीज को दर्शा रहा है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी छात्रों को ऐसी गलती नहीं करनी है। फॉर्म जब भी आएगा, हालांकि आप सबों को मालूम है कि 23 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट है, तो जल्दीबाजी में फॉर्म आया अब भरने नहीं चले जाना है, पहले सारी चीजों को देख लेना है। ना हो तो इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद ही आप जाकर के फॉर्म भरेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि जो भी छात्र फॉर्म डालने जाएंगे मेरे भाई, आप बैठ करके फॉर्म भरा लेना। ये मत कह देना कि साइबर वाले भैया आप ले लो पैसा, आप भर देना, हमको ओटीपी आएगा हम बता देंगे। ऐसा करेंगे तो आपके फॉर्म में गलतियां रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। साथ ही ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।